हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्क डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। कुछ लोगों का डाउट था कि यूपीएससी सीएमएस में वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत बात होती है कि स्टेबल जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत लीव्स मिलती हैं। तो हम उसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे कि कितनी लीव्स मिलती हैं, क्या एक्चुअल में ये स्टेबल जॉब है, किस तरीके का वर्क होता है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस इन यूपीएससी सीएमएस एज अ मेडिकल ऑफिसर, ग्रुप ए मेडिकल ऑफिसर, है ना। तो देखो, हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि जो हमारा वर्क है वो कितना होता है पर वीक, पर मंथ, है ना। तो ये यहाँ पर डिसाइडेड होता है पहले से कि हमें अप्रॉक्स 40 आवर्स पर वीक करना होता है। मंथली अप्रॉक्स 168 पर मंथ। टोटल हॉलीडेज यहाँ पे 17 गेजेटेड हॉलीडेज, 15 Sundays in 2025, and 8 casual leave, 2/3 day for a completed month of your service, 2 restricted holidays, 30 earned leaves, 2.5 days per month of your completed job, and 20 half pay leave, 5/3 days for a completed month of your service. These half pay leave is counted as a medical leave for medical purpose only, and 2 half pay leave is one full pay medical leave, also known as commuted leave. So actually we are working only for total 246 days per year. Other leaves are also there, but it is very specific, like maternity leave for female medical officer. Duration is 180 days for first and second child only. In case of miscarriage or abortion, 45 days leave is applicable, and फुल पे होता है ये पूरा। और कब ले सकते हैं हम? ज्वाइनिंग इटसेल्फ, जहाँ जब ज्वाइन किया उसके बाद लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टू चाइल्ड केयर लीव, ये भी फीमेल मेडिकल ऑफिसर के लिए होती है, एंड इन केस अगर सिंगल मेल पेरेंट है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। टोटल 2 years की लीव मिलती है, 730 days इन एंटायर सर्विस फॉर द केयर ऑफ द चाइल्ड बिलो 18 year एज। इसमें जो फर्स्ट 365 डेज़ के लिए अप्लाई करते हैं उसमें 100% पे मिलता है, एंड नेक्स्ट 365 डेज़ के लिए 80% पे मिलता है। नाउ कम टू मेल मेडिकल ऑफिसर लीव्स, पैटर्निटी लीव। We can apply for 15 days leave within 6 months of childbirth and for up to 2 surviving child. फुल पे होता है ये प्रॉपर, है ना। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वर्क की। देखो, जब यूपीएससी सीएमएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो आप प्रेफरेंस डालेंगे और उन्हें भी कहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होती है। अब पोस्टिंग आपकी या तो वेलनेस सेंटर में हो सकती है या फिर हॉस्पिटल में हो सकती है। अगर वेलनेस सेंटर में आपकी पोस्टिंग होती है तो वेलनेस सेंटर में जो वर्क है वो मेनली आउट पेशेंट केयर वर्क होता है, ओपीडी बेसिस, या जहाँ पर हम हेल्प पेशेंट टू गेट प्रॉपर मेडिकल केयर बाय टेकिंग इट्स हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस, एंड इनिशियल ट्रीटमेंट टू बी गिवन द पेशेंट, एंड प्रॉपर रेफरल टू पेशेंट्स फॉर कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट, so that patient will be treated well and beneficial for its health. एंड इन केस अगर आपकी पोस्टिंग हॉस्पिटल में हुई है तो वहाँ पर जो पोस्टिंग होती है, जैसे कि मेरी अभी यहाँ पर माता गुजरी हॉस्पिटल में पोस्टिंग है, तो वहाँ पर पोस्टिंग जो होती है, एक मेरी दोस्त की बालक राम हॉस्पिटल में है, कुछ की हिंदू राव हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग है। तो एमसीडी में हॉस्पिटल बेसिस पोस्टिंग है। सीजीएचएस में अगर आप पोस्टिंग हैं तो वहाँ पे भी आरएमएल, वीएमएमसी, इनमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इन केस अगर आपकी हॉस्पिटल में पोस्टिंग है तो वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज पोस्टिंग होती है, क्योंकि आप जैसे मैंने अभी सिर्फ एमबीबीएस किया है तो
हम डिपार्टमेंट स्पेसिफिक तो है नहीं, तो हमें उनको जहाँ रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें पोस्टिंग दी जाती है। तो अगर आपकी इमरजेंसी में पोस्टिंग है तो वहाँ पर आपको इनिशियल ट्रीटमेंट करना होगा। सूचरिंग, अगर आरटी का कोई पेशेंट है, आपको सूचर करना होगा, उसका एमएलसी रिपोर्ट के लिए फाइल करना होगा। एंड इन केस आपके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है तो आप इनिशियल ट्रीटमेंट करके उसे रेफ़र करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। एंड अगर आपकी पीड्स में पोस्टिंग है तो वहाँ पे ओपीडी बेसिस काम रहता है। आपको फीवर, डायरिया, डिहाइड्रेशन ऐसे पेशेंट्स आते हैं। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज वाले पेशेंट आते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो और इनमें जिन पेशेंट्स को ओपीडी में हमें लगता है कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको एडमिट करते हैं फॉर फर्दर मैनेजमेंट। ऑप्स गाइनी में भी हमारा ओपीडी का काम रहता है एंड एएनसी विजिट्स होती हैं मेनली वहाँ पर। तो अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम उनको भी एडमिट कराते हैं, ठीक है। एंड मेडिसिन के केस में बात करें तो मेडिसिन में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे भी ओपीडी बेसिस काम एंड एडमिशन इफ़ रिक्वायर्ड। एंड ऑर्थो में भी सेम, ओपीडी एंड एडमिशन इफ़ रिक्वायर। एंड इन सर्जरी ओपीडी बेसिस वर्क एंड एडमिशन इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको एज अ मेडिकल ऑफिसर पेशेंट्स को अवेयर भी करना होता है वेरियस हेल्थ स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो कि पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं। तो उनके लिए भी पेशेंट्स को हमें अवेयर करना होता है। और इन केस आपको जैसे कि ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है आपका, आप इंटर्नशिप के तुरंत बाद ही आपका एज अ मेडिकल ऑफिसर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप अब किसी भी प्रॉब्लम के दौरान आपके पास आपके वेल नॉलेजेबल सीनियर्स होते हैं, सीएमओ इंचार्ज और सीनियर डॉक्टर्स, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है। और इस इन डिपार्टमेंट वाइज वर्क के अलावा आपके पास एज अ, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसके अंडर आपको एज अ नोडल ऑफिसर रिक्रूट किया जाता है फॉर वेरियस प्रोग्राम्स, जैसे कि HMIS हुआ, IHIP, NRCP एंड वेरियस अदर प्रोग्राम। डेंगू, मलेरिया, ये जो डिजीज़ हैं इनके लिए प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए जो मेडिकल ऑफिसर है उसको नियुक्त किया जाता है इस चीज़ के लिए, है ना। इस तरीके का वर्क होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब for more knowledgeable videos. That's all.